हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं इस बुक का 8th क्लास के लिए। ये साइंस की एक बुक है, तो इस बुक का चैप्टर नंबर 8 अभी हम करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में तो हमने इसका इस पेज तक 119 तक हमने किया था। अब उसके बाद का पार्ट अभी हम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें और आगे हमारे पास अवेलेबल है करने के लिए, समझने के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस। जो समय है, जो टाइम इंटरवल है बचपन से एडल्टहुड की तरफ यानी कि किशोरावस्था की तरफ, तो वो जो है एडल्ट होना यानी कि 18 या 18 से ऊपर की एज का जो होता है वो एडल्ट कहलाता है। तो उस टाइम की तरफ बढ़ना, वो जो समय अंतराल है वो एडोलेसेंस कहलाता है। द बॉयज़ एंड गर्ल्स पासिंग थ्रू द पीरियड आर कॉल्ड एडोलेसेंट्स। जो बच्चे हैं, जो लड़के और लड़कियां हैं जो कि इस समय अंतराल से गुजर रहे हैं, वो कहलाते हैं एडोलेसेंट्स। The World Health Organization defines adolescence as the period of life between 10 to 19 years of age. WHO के मुताबिक, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो उन्होंने जो एडोलेसेंस को डिफ़ाइन किया है, तो ये वह टाइम पीरियड है ज़िंदगी का जो कि 10 की उम्र से लेकर के 19 की उम्र तक चलता है। Adolescence is characterized by the reproductive organs in both males and females reaching maturity and beginning to function. तो एडोलेसेंस है ये, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं किसी के लक्षण क्या होंगे। तो क्योंकि इस टाइम पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो दोनों ही, जैसे कि मेल में यानी कि लड़कों में, फीमेल में यानी कि लड़कियों में, यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वे पूरी मैच्योरिटी तक पहुँच चुके होते हैं ताकि वो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से कर सके, जो रिप्रोडक्शन में वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। A female will start to produce egg or ovum and the male will start to produce sperms. तो जो फीमेल के अंदर है वो उनके अंदर एग, जिसे हम ओवम कहते हैं, वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं और जो मेल के अंदर स्पर्म्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अदर चेंजेस ऑल्सो टेक प्लेस सच एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स इन गर्ल्स एंड फेशियल हेयर इन बॉयज, एज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग boys from girls. They are referred to as secondary sexual characteristics. तो कुछ और जो बदलाव जो कि ह्यूमन में आते हैं, जिनमें लड़कियां हैं उनके अंदर जो बदलाव आता है, उनकी जो ब्रेस्ट का साइज है वो उनका डेवलपमेंट होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। और जो लड़कों के अंदर होता है, उनके चेहरे पर बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम दाढ़ी मूछें कहते हैं। क्योंकि ये करैक्टरिस्टिक्स जो है ये लड़के और लड़कियों को अलग करती है, जिससे पहचान पाते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है, तो इसलिए इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। द स्टेज इन विच सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स डेवलप इज रेफर टू एज द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी और प्यूबर्टी। तो वो स्टेज, वो समय अंतराल, वह टाइम पीरियड जब ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स पूरी तरह से डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, डेवलप हो चुके होते हैं, तो उस स्टेज को ही कहा जाता है प्यूबर्टी, यानी कि अब वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो चुके हैं। प्यूबर्टी इज द टाइम ऑफ ग्रोथ इन विच एन इंडिविजुअल बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर एंड अचीव्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। लेट अस डिस्कस द चेंजेस दैट टेक प्लेस व्हेन गर्ल्स एंड बॉयज रीच प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी की डेफिनेशन है ये वो टाइम पीरियड हो गया जब जो इंडिविजुअल्स यानी कि लड़के और लड़कियां, वो कोई भी एक, जो जैसे हर एक के लिए वादा है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, वे
सेक्सुअली मैच्योर हो चुके होते हैं और उनके अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ चुकी होती है, अब वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो चुके होते हैं। वो अब क्लियर है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि वो अब जो जो बच्चों को जन्म भी दे सकती है लड़कियां, जब शादी होती है तो फिर अब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बॉडी पार्ट अच्छे से डेवलप हो चुके हैं और वो इस जो एक नए जीवन को जन्म देने के काबिल हो चुके होते हैं। क्लियर है। लेट अस डिस्कस था। अब ये हम डिस्कस करेंगे लड़के और लड़कियों में प्यूबर्टी के टाइम पर जो बदलाव आते हैं उनको। फिजिकल चेंजेस। द फॉलोइंग फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस इन गर्ल्स एंड बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब नीचे कुछ चेंजिंग दे रखे हैं, चेंजेस दे रखे हैं। ये कुछ चेंजेस है जो कि लड़के और लड़कियों में डेवलप होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी डेवलपमेंट होती है, वो अच्छे से उनका विकास होता है। इन गर्ल्स लड़कियों में द ओवरीज एंड लार्ज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैच्योर एग्स। लड़कियों में क्या होता है कि जो ओवरीज है वो अब बड़ी हो जाएगी और साथ में फिर वो मैच्योर एग रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। और जबकि लड़कों में क्या होता है, उन जो टेस्टिज होती है और जो पेनिस होता है वो डेवलप होगा कंप्लीटली, और जो टेस्टिज होती है वो अब स्पर्म्स बनाने स्टार्ट कर देंगे। जो क्लियर है। पेनिस मतलब जो ये बॉडी का जो ऑर्गन होता है जिसकी मदद से वो बॉडी के अंदर से यूरिन पेशाब वो बाहर निकाल पाते हैं, ये टेस्टिज है जहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं, हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ये जो वेजाइना है यहाँ से ये दो ओवरीज है, यहाँ से एग रिलीज होते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स। ड्यूरिंग प्यूबर्टी breasts increases in size and milk producing glands called mammary glands develop inside them। ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लग जाता है और फिर उसके अंदर जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सिस्टम है वो जो ग्लैंड्स है वो भी क्या होता है अपना काम करने के लिए काबिल हो जाते हैं। वो ब्रेस्ट के जो स्किन के अंदर वाले पार्ट के अंदर प्रोड्यूस होने स्टार्ट होते, डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। ब्रेस्ट के अंदर इंक्रीज इन हाइट विद वेट एंड वेट। हाइट और वेट है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ ग्रोथ स्पॉट, अ रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। अब इसी प्यूबर्टी के दौरान जो ये टाइम पीरियड है एडोलेसेंस का, इसी जो ये लेवल पहुंच जाता है प्यूबर्टी, तो ये एकदम से उछाल, एकदम से बदलाव को भी बताती है। एकदम से क्या होगा, हाइट का जो बच्चों की हाइट है वो बढ़ने लग जाती है और जो वेट है दोनों लड़के और लड़कियां दोनों में ही बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। द रेट ऑफ ग्रोथ में vary from person to person. Generally, girls grow faster than boys initially, but both reach their maximum height around 18 years of age. अब जो ये रेट ऑफ ग्रोथ है यानी कि बढ़ना है साइज के अंदर, हाइट के अंदर, तो ये बढ़ना इंडिविजुअल में अलग अलग टाइमिंग पर होता है। मतलब कि कोई कम बढ़ता है तो कोई ज़्यादा बढ़ता है, और वो न्यूट्रिशन पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना न्यूट्रिशन लेते हैं और कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। आमतौर पर जो लड़कियां हैं वो लड़कों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और वो लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी मैच्योर नज़र आती है। लेकिन 18 इयर्स तक ये दोनों ही जो बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां, दोनों ही क्या है अपनी पूरी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुके होते हैं लगभग। बाकी अगर इसके बाद भी हाइट वगैरह कुछ बढ़ाना चाहे तो वो एक्सरसाइज के द्वारा हार्मोन के साइकिल को थोड़ा सा बदलाव करके उस टाइम पर फिर वो अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। राइट। तो वो अपनी हाइट वेट को चेंज कर सकते हैं अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं तो। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन बॉडी शेप।
बॉडी शेप में भी बदलाव आता है। इन गर्ल्स द हिप्स ब्रोडन एंड द पेल्विक रीजन वाइडन्स। लड़कियों में जो हिप है, जो नितंब होते हैं, वो क्या है, वो ब्रोडन हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। और जो पेल्विक रीजन है, जो कि कमर से नीचे और जांघों से ऊपर का पार्ट है, तो वहाँ पर वो साइज है वो भी बढ़ना, वो भी चौड़ा हो जाता है। इन बॉयज़ लड़कों में जो बॉडी है वो मस्कुलर हो जाती है, जो शोल्डर है और चेस्ट है वो चौड़े हो जाते हैं। तो ये कुछ बदलाव है जो कि लड़के और लड़कियों में होता है। फिर है बॉडी हेयर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी हेयर के बारे में बात आ रही है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी हेयर डेवलप अंडर आर्म पिट्स इन द pubic regions as well as arms and legs in both boys and girls। लड़के और लड़कियां दोनों के अंदर ही शरीर के कुछ भागों में बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये बाल आते हैं कहाँ कहाँ पर? ये आते हैं कांख के अंदर। आर्म पिट होता है जो कि हाथ और शोल्डर जहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जिसे हम काख कहते हैं, वहाँ पर बाल जो है उगाते हैं। और प्यूबिक रीजन, फिर वही बात फिर आती है, कमर से नीचे और जांघों से ऊपर का पार्ट, उस प्यूबिक रीजन पर जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगे होते हैं, पेनिस, वेजाइना ये होता है, वहाँ पर भी बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि हाथों में और टांगों पर भी बाल आ जाते हैं, दोनों ही लड़के और लड़कियों में। फिर है बॉयज़ ऑल्सो डेवलप फेशियल हेयर। लड़कों में जो फेशियल हेयर भी डेवलप हो जाते हैं, इतने लड़कियों में नहीं होते कि भाई दाढ़ी जैसे लड़कों में आती है वैसे लड़कियों में नहीं आती। मूछे जैसे मेल में आती है, लड़कों में आती है, वैसे लड़कियों में नहीं आती। बाकी आती तो उनके भी है, लेकिन फिर वो अलग अलग कुछ ट्रीटमेंट करके उसको स्किन के कलर से मिला देते हैं। ठीक है, दाढ़ी मस्टस्ट, लेकिन इतने ज़्यादा बाल नहीं आते फिर भी लड़कियों के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ चेस्ट के अंदर भी, चेस्ट के ऊपर भी बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब है चेंज इन वॉइस, ये बदलाव कुछ आएगा। द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स इंक्रीजेस इन साइज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पर जो वॉइस बॉक्स है, जिसे लैरिंक्स कहते हैं, वो भी साइज में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। विच रिजल्ट्स इन अ चेंज इन वॉइस, जिसकी वजह से जो साउंड है, वॉइस है, उसमें भी बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है। जनरली देखा जाता है दिस इंक्रीज इन साइज इज मोर प्रोमिनेंट इन बॉयज़। ये लड़कों में जो साइज का बढ़ना है, वॉइस बॉक्स के साइज का बढ़ना है, लैरिंक्स के साइज को बढ़ना है, ये लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है लड़कियों के मुकाबले में। द एनलार्ज्ड वॉइस बॉक्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अ लम्प कॉल्ड एडम्स एप्पल इन द नेक रीजन। यहाँ पर जो ये पार्ट नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर जो ये प्रोड्यूडिंग पार्ट है, यानी कि जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, यहाँ पर ये एडम्स एप्पल भी कराता है। तो ये अलग से शो ऑफ होता है, लड़कियों में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। ठीक है, अब इस वॉइस बॉक्स के बढ़ने की वजह से बॉयज़ जनरली डेवलप अ डीप वॉइस वाइल गर्ल्स टेंड टू हैव हाई पिच्ड वॉइस। लड़कों की आवाज़ मोटी हो जाती है, फटी फटी भी निकलने स्टार्ट हो जाती है, और लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाती है। क्रैक होती है उनकी साउंड, ब्रेक होती है, फटी फटी सी आवाज़ लगती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन लड़कियों की जो आवाज़ है वो हाई पिच्ड होती है। कभी वो चिल्लाए तो कानों पर हाथ रखना पड़ता है कि भाई इतना मत चिल्लाओ, बहुत ही हाई पिच्ड होती है, कान सुन भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा हाई पिच्ड होती है। राइट, इसके बाद है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। ये भी कुछ बदलाव होते हैं कि स्वेट, पसीना ज़्यादा आता है, ऑयल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्ने आने की प्रॉब्लम हो जाती है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी sweat and oil glands in the body becomes very active and cause increased sweating. Increased activity of oil glands cause acne or pimples in adolescents. तो आपने समझा कि प्यूबर्टी के टाइम पर जो
पसीना आना है और जो ऑयल ग्लैंड्स है वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आएगी और एक्टिविटी जो ऑयल ग्लैंड्स की है उसकी वजह से, वो बढ़ जाने की वजह से एक्ने, मुहासे, पिंपल्स, वही चीज़ है, मुहासे जो है ना एडोलेसेंट्स के अंदर ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले मुंह को धो करके सोना चाहिए और क्या होना चाहिए कि भाई ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, मुंह को समय समय पर दिन में धोते रहना चाहिए और खाना खाने के बाद मैं तो ये राय दूंगा कि आपको सौंफ खानी चाहिए मिश्री के साथ, क्योंकि ये ऐसा करने की वजह से क्या होगा कि जो खाया हुआ है वो सही से डाइजेस्ट भी होगा, साथ ही साथ ब्लड में इम्प्योरिटी बहुत कम हो जाती है और वो अच्छे से पच जाता है, जिसकी वजह से फिर एक्ने वगैरह की इम्प्योरिटी ब्लड में होती नहीं है, तो फिर एक्ने वगैरह इतना नहीं होते हैं। क्लियर है। अब हम करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। द साइकिल ऑफ producing and releasing mature ova along with associated changes in the ovaries and uterus is called the menstrual cycle. Menstrual means month in Latin. अब जो menstrual cycle क्या होता है? menstrual cycle होता है कि जो ओवरीज है वो ओवा रिलीज करेगी और उसके साथ ही बॉडी में कुछ बदलाव भी आएंगे, ओवरीज के अंदर कुछ बदलाव आएंगे, यूट्रस के अंदर भी कुछ बदलाव आएंगे, तो इस टोटल को ही कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेटिन में मेंस्ट्रुअल का मतलब होता है मंथ। बोलो क्लियर है ना ये। तो द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंडिकेट्स दैट द गर्ल हैज़ नाउ एक्वायर्ड द एबिलिटी टू हैव अ बेबी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने का मतलब है कि अब लड़कियों में बेबी को जन्म देने की क्षमता आ चुकी है। द फॉलोइंग आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे कुछ बदलाव दिखा रखे हैं, बता रखे हैं कि ये कुछ बदलाव आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ चेंजेस जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होते हैं। पहला है the pituitary gland secretes a hormone that stimulates the ovaries to release a mature ovum. अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा इस टाइमिंग के ऊपर, वो एक हार्मोन सिक्रेट करेगा तो जो कि उकसाएगा ओवरीज को कि वो एक मैच्योर ओवम यानी कि एक एग वो रिलीज करेगी ओवरी। The two ovaries take turns to produce an egg or ovum and one ovum is released every 28 days. अब ये जो दो ओवरीज होती है वो, एक तो ये वाली ओवरी हो गई, एक ओवरी ये वाली हो गई, तो ये बारी बारी से एक एक एग रिलीज करेंगे हर 28 दिनों में, हर 28 डेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये नज़र भी आ रहा है, आप देखिए ये जो है ना ये रहा एग सो किया हुआ है ना, इसने रिलीज किया इसको। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ मैच्योर ओवम बाय एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि एक मैच्योर ओवम, एक एग वो रिलीज होता है ओवरी के द्वारा, इसे कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ये एक डेफिनेशन भी हो जाती है, 1 मार्क 2 मार्क में ये आपके काम आती है। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है या ओव्यूलेशन है या प्यूबर्टी है ना, ये कई तरह की डेफिनेशंस हमारे पास हमारे सामने आई है। तो ये आपको ज़रूर अच्छे से लर्न करनी चाहिए। अगर 1 मार्क क्वेश्चन में फिलअप पे आती है, MCQ में आती है, तो भी आप इन्हें अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अब सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर ये सही से सोफ नहीं होया हुआ, अगर इसको मैं सोफ करूँ तो ये 1 2 3 4 ये 4 पार्ट है। आपके पास अगर बुक है तो आप इसको कर भी पाएंगे, राइट। अच्छा, तो अब आगे जो है इसको पढ़ते हैं। द ओवरीज रिलीजेस 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, विच चेंजेस द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। अब जो ये ओवरीज है
या ये दो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स रिलीज़ करती है जिनके नाम है, एक है ये एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं जिसकी वजह से यूट्रस की लाइनिंग है, यूट्रस जो है थोड़ी सी वो मोटा सा, मतलब उसके एक परत जमा हो जाती है, समझ में आ रहा है आपको, और वो लाइनिंग मोटी हो जाती है एंड प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर पॉजिटिव। अब वो क्या करेगी, प्रेगनेंसी को अगर मान लेते हैं कि हो जाती है प्रेगनेंसी, तो ये सपोर्ट करेगी उस प्रेगनेंसी को। द ओवम देन बिगिन्स इट्स जर्नी डाउन द फैलोपियन ट्यूब। अब क्या करेगा ओवम, वो फैलोपियन ट्यूब से नीचे की तरफ उतरेगा। यहाँ पर ये यहाँ पर ये एग है और ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, यहाँ से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ रहा था, यहाँ पर ओवम एग। फिर इन केस ऑफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, मान लिया कि जैसे मेटिंग होती है तो मेटिंग के दौरान लड़का और लड़की, तो तब जब मेटिंग होती है उन दोनों के बीच में, तब जो स्पर्म अगर मान लेते हैं ओवम के साथ नहीं मिलता है, तो फिर वो ओवम वो एग क्या करेगा, वो मर जाएगा। इट डाइज एंड स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग एंड द हार्मोन लेवल्स ड्रॉप। अब क्योंकि मेटिंग के दौरान जो स्पर्म है वो ओवम के साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाता है और वो मर जाता है, और लगातार कटना फटना मतलब डिसइंटीग्रेटिंग होना, टूटना स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ पर हार्मोन लेवल भी गिर जाता है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपने अब तक समझा थोड़ा बहुत। अब आप नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, वहाँ पर क्या है वो देखते हैं। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन एंड इज सेड accompanied by a loss of blood। अब जो लाइनिंग है वो यूट्रस की, यहाँ पर जो लाइनिंग बन गई थी जिसने और आगे ब्लड को आने नहीं दिया, थिकनेस बढ़ गई थी, तो ये टूट जाएगी, वो सेड यानी कि टूट जाना हो जाएगी, और जिससे कि ब्लड उसमें से निकलना स्टार्ट होता है। दिस फेज विच यूजुअली लास्ट 4 to 6 days, ये 4 से 6 दिनों तक चलता है। ये कोई ख़राब वाला ब्लड नहीं होता, ये ब्लड वो चीज़ होती है जो कि अगर मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाता, अगर मान लेते हैं मेटिंग के दौरान जो स्पर्म है वो एग के साथ मिल जाता, बेबी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती, तो ये उसको जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करता, वो चीज़ होती है ये, जो कि बाद में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो जो लाइनिंग है टूट जाती है और ब्लड जो है फिर वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और ये 4 से 6 दिनों तक चलता है लड़कियों के अंदर। इट्स कॉल्ड अ गर्ल मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेंस्ट्रुएशन, ये कहलाता है मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। आपने समझ में आ गया ये मेंस्ट्रुएशन। अब ये प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान दे लीजिएगा एग्जैक्टली क्या है, मैं समझता हूँ कि ये सही है, ठीक है। टीचर कई बार अलग सी भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस आफ्टर अराउंड 28 डेज। अब यही जो सिस्टम है फिर से चालू हो जाएगा अगले 28 दिन, मतलब कि जब ये मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है ख़त्म हो गया 4 से 6 दिनों का, इसके बाद फिर अगले 28 दिनों के अंदर फिर ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं स्पर्म ओवम के साथ नहीं मिला है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुई है, ठीक है। अब आगे 8.3b जो ये वाला है, ये जो दिखा रखा है यहाँ पर, ये टोटल देख रहे हैं आप, ये वाला जो ये पार्ट दिखा रखा है, इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो फिगर 8.3b shows the various changes occurring during the menstrual cycle। तो ये जो अलग अलग चेंजेस होते हैं वो इसके अंदर डायग्राम में बता रखा है, अभी हम इसको देखेंगे समझेंगे।
एन एडोलेसेंट्स गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इज कॉल्ड मेनार्के। ये मेनार्के कहलाता है। ये एक डेफिनेशन और आ गई मेनार्के कि जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसे मेनार्के कहते हैं, और ये लगभग 10 से 15 साल की एज में हो जाता है। इसके बाद जैसे ही जो लेडी जो वुमेन है वो बड़ी होती है, एज बढ़ती है, उसकी जो रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी है ये कम होती चली जाती है। ठीक है, हर मेंस्ट्रुअल इवेंचुअली स्टॉप्स, उसका जो मेंस्ट्रुएशन है ये लगभग ख़त्म जो रुक ही जाता है, इसे कहते हैं मेनोपॉज। मतलब उस टाइम पर जब ये मेनोपॉज हो जाता है तो जो वो लेडी है अब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा है आपको? एंड यूजुअली हैपन्स बिटवीन 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज। ये इन टाइम पीरियड के अंदर ये मेनोपॉज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेनार्के है ये होता है 10 से 15 साल की एज में, और जो मेनोपॉज है ये होता है 45 से 55 की एज के अंदर। अब ये कुछ चेंजेस है, ये देखें। नंबर 1, लाइनिंग ऑफ यूट्रस सेट्स। मतलब 1 के अंदर यहाँ पर जो ये पार्ट दे रखा है, यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा, और ब्लड जो लाइनिंग बनी थी वो टूट जाती है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, क्योंकि ओवम के साथ स्पर्म मिला नहीं। दूसरे में है न्यू एग मैच्योर्स। अब इतने के बाद 4 से 6 दिन के बाद फिर दोबारा से एक एग रिलीज होता है इस के अंदर 6 से 12 दिनों के अंदर। ठीक है, 2 ओवरीज में से किसी एक ओवरी के अंदर से एग जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, उसके बाद है ओव्यूलेशन, यानी कि ओवम इज रिलीज फ्रॉम ओवरी। ओवरी से ओवम, यहाँ पर तो है नया एग मैच्योर होता है, मतलब यहाँ पर मैच्योर होएगा, और जो रिलीज़ का काम होगा, जो ओवरी में से वो एग निकल जाएगा, वो ओव्यूलेशन वो इसके अंदर है, इस पीरियड में। ठीक है, इस पीरियड में, इस पीरियड में। चौथा है ओवम ट्रेवल टू द यूट्रस एंड डाइज इफ नॉट फर्टिलाइज्ड। ये इस पीरियड के अंदर हो जाता है, चौथे के अंदर। अगर मान लिया कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर वो डाई हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो ये थे इसके बारे में एक पार्ट, जो कि अब वीडियो वैसे ही लेंथी हो गया है। इतना ही हम इस पार्ट में करेंगे, जो कि हमने क्या क्या यहाँ पे समझा है। हमने समझा एडोलेसेंस के दौरान, प्यूबर्टी के दौरान एडोलेसेंस क्या है और प्यूबर्टी क्या है, और इस दौरान कौन कौन से चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं मेल में और फीमेल में। ये अलग अलग जो डार्क लाइंस है, इससे हमें ये बात पता लग जाता है। फिर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझा, हमने ओव्यूलेशन के बारे में समझा, हमने जो ये फैलोपियन ट्यूब, एग, ओवम, इस सब के बारे में समझा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है इसके बारे में समझा। फिर हमने जो ना ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है अलग अलग जो 4 हिस्सों में बांट रखा है वो समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इसके आगे का पार्ट। होप सो आपको इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस दिक्कत को सॉल्व करने की। ठीक है, तो एक बात और मैं आपसे कहूँगा, जो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये तो एक अंधविश्वास है, जो कहते हैं कि भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हुआ हुआ है तो रसोई में नहीं जाना। बहुत ही गलत बात है। अब कोई इसमें से कोई राक्षस थोड़ी ना कोई डेवलप हो गया था, या कोई भूत प्रेत थोड़ा ना आ गया था इसके अंदर, जो भी अब आप रसोई में नहीं जा सकते, बिल्कुल अशुद्ध हो गए हो, गंदे हो गए हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो वो टाइम पीरियड है जब मान लिया कि ये एक नेचुरल सी चीज़ है, कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है कि भाई आपको उसमें नहीं जाना, किचन में नहीं जाना। चलिए फिर भी ये बात बड़ों पे छोड़ देते हैं, वो अपना देखेंगे अपने घर का हिसाब किताब। बाकी मैं तो इसको गलत नहीं मानता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नेक्स्ट पार्ट। बाय। और लेडीज़ तो हमेशा ही पूजनीय हैं, लड़कियां देवी। बाय।